वेरी गुड मॉर्निंग। हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग, प्रणाम। क्लास बिल्कुल होगी, जैसे हो रही रेगुलरली वैसे होती रहेगी। आपका एसएमएस नहीं आ रहा है, हमारी आवाज़ आ रही है, साउंड सिस्टम ठीक है। साउंड आ रहा है या नहीं, कंफर्म करो, क्योंकि स्क्रीन पे एसएमएस आना बंद हो गया है। क्या हो गया? हाँ, 1 मिनट रुको, क्रॉस चेक करते हैं। बहुत सारा एसएमएस आ रहा है आप लोगों का। चलो, आई थिंक सब कुछ नॉर्मल है, ऑल ओके। चलो शुरू करते हैं। मयंक, थैंक यू सो मच।
जिस दिन आप नहीं पढ़ाते अच्छा नहीं लगता दीपक। सबीर, गोपाल, मैं यूपी के प्राइमरी स्कूल में अध्यापक हूँ। आपका एसएमएस पढ़ा मैंने। चश्मा कहाँ है सर? हाँ, ये तो हम भूल ही गए कि चश्मा भी लगाना है। आसिफ क्या रिप्लाई करें? विरासत लिख रहा है, अजीब सा लगता है जिस रोज आप नहीं होते। अब यहाँ पे नहीं होंगे तो अपने YouTube चैनल पे हम रेगुलरली आएंगे। आपकी क्लासेस ज्योग्राफी जब ख़त्म होंगी उसके बाद भी हम अपने रेगुलरली चैनल पे। पूछना चाहो बिल्कुल अनुमति है। आज तो साइक्लोन पढ़ना है हम लोगों को। हम लोगों ने साइक्लोन का कंपैरिजन पढ़ा है अभी, लेकिन साइक्लोन की उत्पत्ति कैसे होती है, साइक्लोन में मौसमी दशाएं कौन सी होती है, साइक्लोन कैसे उसका मूवमेंट होता है, उसका ट्रैक किधर होता है, सब आज सीखेंगे। ओके, एनर्जी आती है, मनोहर लिख रहे हैं। मुझे भी आ जाती है एनर्जी तुम लोगों को देख करके और एसएमएस देख करके। ओके मयंक, अच्छा मैं ही था रात को। आज आप रोज की अपेक्षा ज़्यादा अच्छे लग रहे हो, ज़्यादा हैंडसम लग रहे हो। अच्छा, श्रीकांत लिख रहे हैं। झूठी तारीफ करनी चाहिए, उससे मनोबल बना रहता है लोगों का। चलो अब साइक्लोन को पढ़ते हैं। सीटी में कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल एयर मास में कौन से क्लाउड बनेंगे? अगर मान लो कि हीटिंग फ्रॉम बिलो हो रहा है, नीचे से तापन हो रहा है सीटी एयर मास का, तो संवहन होगा और क्यूमुलोनिम्बस बनेगा, कपासी वर्षक बनेगा। आशीर्वाद सर का जो कमी है ना, उसका नोट्स हम आपको पीडीएफ कल परसों में पीडीएफ बड़ी मात्रा में दी जाएगी आपको। अब धीरे धीरे दिल्ली में अनलॉक हो रहा है, तो अनलॉक होने के कारण जितना भी पीडीएफ आप लोगों का रुका हुआ है वो सारा पीडीएफ दे दिया जाएगा। शीत वाताग्र में पहले गर्म वायु राशि, फिर शीत वाताग्र, फिर शीत वायु राशि। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। वहां चश्मा नहीं लगा इसलिए सर। हिमांशु लिख रहे हैं यूपीएससी की इस तैयारी के दौरान मेरा एक प्रशिक्षण भी साबित होगा। यूपीएससी की तैयारी अपने आप में प्रशिक्षण ही है। और मैंने तो कई बार कहा है कि कुछ भावना व्यक्त करने का मन करने लगता है तुम लोग का एसएमएस देख करके। हम लोग एक टीचर के रूप में स्टूडेंट्स को बहुत तरह से इंस्पायर, बहुत तरह से मोटिवेट करने वाले मॉडल में थे। आजकल तो शिक्षक बहुत अलग तरह के आ रहे हैं, जो नया जनरेशन है शिक्षक का, उसमें से बहुत सारे शिक्षक तो बहुत छोटी छोटी बातों को भी ऐसे कूद कूद के पढ़ा रहे हैं जैसे पता नहीं क्या अद्भुत पढ़ा रहे हैं। हम लोग तो रोज़बी धारा को भी बड़ी आसानी से ऐसे ही बताते हैं जैसे कुछ नहीं बताया। और कुछ टीचर जो बहुत पॉपुलर हो गए हैं, गंवारों की भाषा बोलते हैं, ससुरा ससुरा कर करके पढ़ाते रहते हैं। अब
क्या ही नाम लें, लेकिन ये जो ससुरा ससुरा करके पढ़ा रहे हैं और जो कॉमेडी कर रहे हैं, इन लोगों से स्टूडेंट्स के व्यक्तित्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कभी कभी मन सोचने लगता है। क्योंकि हम भी कई बार यूट्यूब पे जाते हैं तो देखते हैं कि भाई बहुत पॉपुलर हैं, कई टीचर तो ऐसे पॉपुलर हो गए हैं जैसे पता नहीं क्या है। ऐसे लोग पॉपुलर हो गए यूट्यूब के चक्कर में और लोग उनको पसंद कर रहे हैं, तभी तो देख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि यूपीएससी की तैयारी का एक अर्थ होता था कि स्टूडेंट टीचर के उच्चारण को, उसकी भाषा को, उसके बॉडी लैंग्वेज को, उसके स्टाइल को कॉपी करता था और उससे अपने व्यक्तित्व में काफ़ी इम्प्रूवमेंट लाता था, वो विकास करता था, उसको देख करके सीखता था। इंग्लिश मीडियम का बैच हो या हिंदी मीडियम का बैच हो, तो टीचर, आईएएस का टीचर जो मेंटर होता था या होते थे, अभी भी हैं कुछ, ये लोग बहुत इंस्पायरिंग हुआ करते थे, एक रोल मॉडल की तरह हुआ करते थे। इनको लोग एकदम से एक ऑ की तरह देखते थे कि भाई विद्वान भी हैं और बहुत स्टाइलिश भी हैं, एक हीरो की तरह देखते थे। लेकिन आजकल तो टीचर कुछ भी पहन के आ रहे हैं, कोई भी लैंग्वेज का प्रयोग कर रहे हैं और यूपीएससी से उनके डिस्कशन का कोई लेना देना मुझे तो नज़र ही नहीं आता है। जैसे मान लो एक उदाहरण ले लें, जो एक वीडियो मैंने देखा कि फिलिस्तीन इजराइल की समस्या पर कहानी सुनाई जा रही है। तो चलो मान लिया कि यहाँ पर ये पहाड़ है तो यहाँ पर क्राइस्ट का जन्म हुआ था, तो ये भाग में मॉस्क बना हुआ है, तीसरा महत्वपूर्ण मस्जिद है, ये गाजा स्ट्रिप इधर दक्षिण में है, तो यहाँ फिलिस्तीनी रहते हैं। इससे ब्रेन में एक चित्र बनता है, हम मानते हैं, विषय की पृष्ठभूमि थोड़ी बन सकती है। लेकिन यूपीएससी में इससे क्वेश्चन क्या आएगा? यूपीएससी में तो क्वेश्चंस बहुत अलग प्रकार का आता है। वहां तो ये आयरन डोम सिस्टम है, अरे आयरन डोम सिस्टम है, कैसे फंक्शन करता है ये यूपीएससी पूछेगी। मिसाइल मार दिया, 3000 मिसाइल मार दिया, 90% मिसाइल रोक दिया, 10% गिर गया, इतने लोग मर गए। यूपीएससी का इस कहानी से क्या लेना है? नेतान्याहू इलेक्शन हार रहा है तो वहां पे इतनी % मुस्लिम पॉपुलेशन है, इतनी यहूदी हैं, क्या करना है यार इतने इंफॉर्मेशंस का? प्रश्न तो आएगा कि वेस्ट एशियन क्राइसिस और एनर्जी क्राइसिस, भारत का रोल वेस्ट एशियन क्राइसिस में, इस तरह का जो विश्लेषण होता है ना, वो सिविल सर्विसेज होता है। लेकिन आजकल की जनता, विशेष करके हिंदी माध्यम की जनता, ऐसे टीचर्स को जो कि क्या ससुरा ससुरा करके कुछ बता दिए, कॉमेडी कर दिए, लड़कियों पे कमेंट कर दिए, मजा ले लिए, तो बहुत पॉपुलर हो जाते हैं। लेकिन उनके पर्सनैलिटी से, मान लो तुम इंटरव्यू देने गए हो, तो तुम इंटरव्यू देने जाओगे तो उस तरह के जो शिक्षक हैं उनके किस बात से आप इंस्पायर हो? क्या आप जाके इंटरव्यू में ससुरा ससुरा बोलोगे? हाँ, हम ये मानते हैं कि समझाने की विधि सरल हो गई, लेकिन यूपीएससी में सफल होना वो समझाने की विधि से तो कोई मतलब नहीं उसका। यूपीएससी में पर्सनालिटी टेस्ट है, जहां आप सामने बैठे हो टाई लगा करके, आपके उच्चारण, आपकी भाषा, आपका बॉडी लैंग्वेज, आपका स्टाइल, द वे यू कैरी योर सेल्फ, आपका डिसेंसी, आपकी विनम्रता, आपकी गहराई, आपका प्रत्युत्पन्नमतित्व, ये सब मैटर करता है। और इसमें से कौन सा गुण आप सीख पा रहे हो? इस तरह के वीडियोस देख करके इस तरह के कौन से गुण आप सीख रहे हो? लेकिन ये लोग काफी पॉपुलर हैं और चलो, मुझे पूरी आशा है कि आप लोग इस पूरे कोर्स में बेनिफिटेड रहे होगे। सारे टीचर बहुत मेहनत से पढ़ाए हैं, कोई ज़्यादा कोई कम, इस तरह का। बहुत दुखद है कि एक दो टीचर पैसा लेकर के भी और
क्या बोलें तुमको हम, दुख होता है कि लोगों का ना कोई मोरल है ना कोई इथिक्स है। पैसा लेकर के भी लोग गायब हैं, और कुछ टीचर बहुत कमिटेड और बहुत अच्छे हैं। स्टूडेंट तो कई तरह के हैं। एक वो हैं जो जिनको सचमुच आईएएस बनना है, तो आप लोग एक लाइन ध्यान से सुनो। अगर आईएएस बनना है तो आपके अंदर में ब्यूरोक्रेटिक क्वालिटीज होनी चाहिए, और ये ससुरा ससुरा करके तो पर्सनैलिटी में क्या ही आएगा। कॉमेडी शो की तरह चीज़ों को देख सकते हो, बैकग्राउंडर की तरह देख सकते हो, लेकिन आसिफ, यहां भी सभी टीचर को कम नहीं दिया गया। चलो अब लिखते हैं, फिर समझाते हैं आपको। पहले आप लिखो समशीतोष्ण चक्रवातों की उत्पत्ति। समशीतोष्ण चक्रवातों की उत्पत्ति। इकोनॉमिक्स वाले सर पढ़ाएंगे, कितनी बार पूछोगे। लॉकडाउन खत्म होते ही फिर से सब शुरू हो जाएगा। बस धन्यवाद कहने के लिए लाइव आया हूं। क्या रात में काट दिए थे, समझ में नहीं आ रहा है। चलो लिखो। लिखो समशीतोष्ण चक्रवातों की उत्पत्ति। स्टेज मॉडल है तो पहले स्टेज में आ जाओ। लिखो प्रथम अवस्था स्टेज 1। इन चक्रवातों की उत्पत्ति ठंडी वायु राशि एवं गर्म वायु राशि के उपध्रुवीय निम्न दाब पेटी के पास, ध्यान से लिखना, उपध्रुवीय निम्न दाब पेटी के पास इकोनॉमिक ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी से ज्यादा प्रश्न आता है। अभी सब करवा रहे हैं, आप करते रहिए।
लिखो, ठंडी एवं गर्म वायु राशियों के उपध्रुवीय निम्न दाब पेटी के पास अभिसरण से होता है, अभिसरण से होता है। चूंकि दोनों वायु राशियों में भौतिक गुणों का अंतर है, जैसे तापमान, आर्द्रता, घनत्व, अतः इनका मिश्रण नहीं हो पाता। ये स्टैटिक यानी स्थैतिक हो जाते हैं। देखो, स्थैतिक दशा लगभग स्थैतिक दशा लगभग 24 घंटे तक कायम रहती है। देखो, इसे स्थैतिक वाताग्र भी कहते हैं। स्थैतिक वाताग्र भी कहते हैं। लिखो, क्षोभ सीमा के पास भी ठंडी एवं गर्म वायु के मध्य स्थैतिक तरंगें निर्मित हो जाती हैं। स्थैतिक तरंगें निर्मित हो जाती हैं। स्टेज 2 अभी डायग्राम बना के पूरी तरह समझाया जाएगा। हम शादी में जरूर आएंगे आपके यहां। फिर लिखो नेक्स्ट।
लिखो स्टेज 2, स्टेज 2 में लिखो स्टेज 2 में है लिखो ठंडी वायु गर्म वायु राशि के क्षेत्र में तथा गर्म वायु ठंडी वायु राशि के क्षेत्र में प्रवेश करती है, जिससे क्षोभ सीमा के पास रोज़वी तरंग का निर्माण हो जाता है। रोज़वी करंट का निर्माण हो जाता है, जबकि धरातल पर चक्रवात जनन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। धरातल पर चक्रवात जनन की क्रिया प्रारंभ हो जाती है तथा चक्रवात के केंद्र का निर्माण होता है। यह केंद्र रोज़वी तरंग के गर्त के आगे होता है। चक्रवात का केंद्र रोज़वी तरंग के गर्त के आगे होता है। लिखने में दिक्कत आएगी, समझाएंगे तब क्लियर होगा। है ही विषय ही कुछ ऐसा है, अच्छे अच्छे साइंस के स्टूडेंट भी इस विषय को नहीं पकड़ पाते हैं, लेकिन मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि आप लोग कोई भी हो, आज चक्रवात समझना है तो समझना है, और चक्रवात को रोज़वी तरंग के और जेट धारा के आधार पर समझना है, क्योंकि आने वाले टाइम में अगर प्रश्न पूछेगा तो रोज़वी तरंग और जेट का प्रभाव क्या है चक्रवात पर, यह पूछने वाला है। अगर आईएएस के लेवल में आप जाओगे तो, पीसीएस के लेवल में तो ये सब इतना नहीं जाएगा। अंतर है ना, आईएएस डीएम होता है और पीसीएस एसडीएम होता है। पूरी जिंदगी नौकरी करके एसडीएम डीएम नहीं बन पाता है।
और बनता भी है तो जीवन के अंतिम काल में थोड़ा बहुत पोस्ट कोई मिल जाए। इसलिए अंतर है, एक है जो कि निर्णय लेगा, दूसरा है आदेशपाल है। कुछ है एक्स्ट्रा पावर एसडीएम को भी, लेकिन अब यहीं पे लिखो, देखो मैंने डायग्राम बनाया नहीं है लेकिन डायग्राम का वर्णन कर रहे हैं, तो कई लोगों को दिक्कत होगी। अब थोड़ा अपने बुद्धि को कुशाग्र करो और बस सोचो कि लिखना है। लिखो, दिए गए डायग्राम में, दिए गए आरेख में एक्स वाई स्थैतिक वाताग्र है, जबकि एक्स ओ पर ठंडी हवा एवं वाई ओ पर गर्म हवा सक्रिय है। चूंकि धरातल पर ठंडी वायु सक्रिय होती है, कुछ लोग का एसएमएस लगातार आ रहा है, हम देख तो रहे हैं लेकिन फिर से रिपीट कर देते हैं। एक्स वाई स्थैतिक वाताग्र है, ओ एक्स पर या एक्स ओ पर ठंडी वायु, वाई ओ पर गर्म वायु सक्रिय है। चूंकि धरातल पर ठंडी वायु संचरित होती है, अतः एक्स ओ एवं वाई ओ एक दूसरे की ओर संचरित होने लगते हैं। जबकि गर्म वायु केंद्र अर्थात ओ के ऊपर
केंद्र के ऊपर गर्म वायु अवस्थित होती है, अतः केंद्र पर सर्वाधिक वर्षा केंद्र पर सर्वाधिक वर्षा भी प्राप्त होती है। सर्वाधिक वर्षा प्राप्त होती है, भी नहीं, केंद्र पर ही सर्वाधिक वर्षा प्राप्त होती है। 2 पैराग्राफ और फिर एक्सप्लेन करते हैं आपको। स्टेज 3 लिखो। सेंटेंस पूरा नहीं हुआ, मुझे लगता है हो गया। केंद्र के ऊपर अधिकतम वर्षा होती है, बस। क्योंकि गर्म वायु ऊपर है, गर्म वायु ऊपर जाके संघनित होगी। चलो, कुछ कमी रह जाएगी ना, तो हम एक्सप्लेनेशन जब देंगे अभी, तो उसमें ध्यान से देखना, और कहीं कोई शब्द छूट गया हो तो उसको पूरा करने की कोशिश करो। मेरा थोड़ा कंसंट्रेशन अभी इधर उधर हुआ था। चलो, ओके। ईमानदारी की बात यही है कि मेरा कंसंट्रेशन थोड़ा भटका था। आप लोग के एसएमएस जो लगातार आते रहते हैं ना, उसमें कोई लिखता है पैड पे लिखो, ये लिखो, तो इस तरह का लैंग्वेज से थोड़ा डिस्टर्ब हो जाते हैं। चलो, कोई नहीं। अब आप लिखो स्टेज 3। लिखो, ठंडी वायु धरातल पर, ठंडी वायु धरातल पर चक्रीय गति करते हुए गर्म वायु के क्षेत्र में प्रवेश करने लगती है। जबकि ठंडी वायु जबकि गर्म वायु ठंडी वायु के ऊपर निरंतर फैलती है तथा केंद्र के
चारों तरफ केंद्र के चारों तरफ चक्कर काटने लगती है। इस दशा में XO पर शीत वाताग्र जनन, XO पहले भी लिखवाया था, XO पर शीत वाताग्र जनन एवं YO पर YO पर गर्म वाताग्र जनन, गर्म वाताग्र जनन की प्रक्रिया कार्य करती है। अर्थात परिपक्व चक्रवात में दो वाताग्र बनते हैं। लिखो, वाताग्र जनन के साथ ही ऊपरी संचरण रॉस्बी तरंग भी परिपक्व हो जाता है, जिसे पोलर फ्रंट जेट, ध्रुवीय वाताग्रीय जेट की संज्ञा दी जाती है।
लिखो, इस जेट के गर्त के आगे, अभी समझाने वाले हैं, इस जेट के गर्त के आगे अधिकतम वर्षा प्राप्त होती है जहां चक्रवात के केंद्र अवस्थित हैं। ये क्वेश्चन मुख्य परीक्षा में भी आ सकता है। बल्कि शायद आया हुआ है। फिर लिखो, स्टेज 4 लिखो, ठंडी वायु धरातल पर गर्म वायु के क्षेत्र में पूर्णतः प्रवेश कर जाती है। पूर्णतः प्रवेश कर जाती है। तथा XO एवं YO तथा XO एवं YO का अभिसरण हो जाता है। देखो, ड्रॉ करेंगे तभी समझ में आएगा। बस 1 सेकेंड, मतलब 1 मिनट और रुकना है। XO एवं YO का अभिसरण हो जाता है तथा गर्म वायु ठंडी वायु पर आरोहित होकर ध्रुवों की ओर इसके पश्च भाग में लटकती हुई प्रतीत होती है। लटकती हुई प्रतीत होती है जिसे
अधिविष्टता की दशा कहते हैं। जिसे अधिविष्टता की दशा कहते हैं। एक पैराग्राफ छोटा सा और। अधिविष्टता के पश्चात ठंडी वायु एवं गर्म वायु का पूर्णतः मिश्रण हो जाता है। ठंडी एवं गर्म वायु का पूर्णतः मिश्रण हो जाता है। जिसे चक्रवात हनन कहते हैं। चक्रवात हनन कहते हैं। अब समझाते हैं। एक लाइन और इसमें लिखना होगा। लिखो, चक्रवात हनन के साथ ही रोज़बी तरंगें भी विलुप्त हो जाती हैं। यानी ध्रुवीय वाताग्रीय जेट भी खत्म हो जाता है। इस प्रकार इस जेट का संबंध समशीतोष्ण चक्रवातों के निर्माण
या चक्रवात जनन एवं चक्रवात हनन से है। चक्रवात जनन एवं चक्रवात हनन से है। ओके, सब लोग तैयार हो जाओ समझने के लिए, और आसान है, इसको डिफिकल्ट नहीं बना लेना है सोच करके। देखो, सबसे पहले 60 डिग्री का अक्षांश लेते हैं। अब बताओ इस पर हाई प्रेशर है या लो प्रेशर? तुम्ही से पूछ करके पढ़ाया जाए। अरे यार, बाय बैलेट के लिए क्यों पगलाए पड़े हो? इतना बड़ा बड़ा गधा भी है ना, कुछ लड़का पीछे पड़ जाता है। अभी बाय बैलेट समझ में आ जाएगा, चक्रवात पहले समझो। कुछ लोग लिख रहे हैं हाई प्रेशर, 60 डिग्री पे हाई प्रेशर है। दुखद है ये तो। दीपक ने लो प्रेशर लिखा है, अभिषेक ने लिखा है, आरती ने लिखा है, मजहर ने सही लिखा है, शिवा ने सही लिखा है। अब सब लोग सही लिख रहे हो। एक लिख रहा है ITCZ होगा, 60 डिग्री पर ITCZ होगा। आप मेरे मैसेज का जवाब नहीं देते हो, इसलिए हाई प्रेशर लिखिए। बड़ा इंटरेस्टिंग व्यक्ति हो आप। थैंक यू ज्योति। लो प्रेशर होगा तो देखो, ये 60 डिग्री नॉर्थ का लाइन हमने लिया है जहां पर लो प्रेशर है। अब बताओ इसके इधर कौन सी पवन है और इधर कौन सी पवन है? मतलब अगर हम देखें तो ये नॉर्थ पोल हो गया, यहां से हम ले लें तो ये 30 डिग्री मान लेते हैं। ये हाई प्रेशर वाला भाग है, ये नॉर्थ पोल वाला भाग है, यहां भी हाई प्रेशर है ना। अब ये बता दो कि ये कौन सी पवन है, 60 और पोल के बीच में कौन सी पवन है? यहां व्यापारिक पवन कहां से आएगा मेरे भाई?
व्यापारिक पवन तो 30 और 0 के बीच में है। दीपक का सही है। तीस से ऊपर पछुआ, नीरज का बिल्कुल सही है। शिवा का सही है। ध्रुवीय पूर्वा बिल्कुल सही है। दिग्विजय एब्सोल्युटली करेक्ट, बहुत बढ़िया। तो ये है हमारा ध्रुवीय पूर्वा, समझ गया। और यहां से निकल रहा है हमारा पछुआ। अभी बता दो, गर्म वायु कौन सी है, ठंडी वायु कौन सी है? गर्म वायु कौन सी है, ठंडी वायु कौन सी है? गर्म वायु पछुआ है, ठंडी वायु ध्रुवीय पूर्वा है। कोई कष्ट? पप्पू, तीस से 60 गरम, बिल्कुल सही। हॉट नहीं, वार्म। तो ये है ना, ये वार्म एयर है, ये वार्म एयर है और ये कोल्ड एयर है। बहुत अच्छे। अब मान लो कि कोल्ड और वार्म एयर वायु राशियां आपस में जब टकराएंगी 60 डिग्री के पास, तो बीच में एक संक्रमण क्षेत्र बन जाएगा, है ना। और ये इसका बीच ले लेते हैं 0 और इसको मान लेते हैं x, इसको मान लेते हैं y। तो ये जो बीच का क्षेत्र है, और वायु थोड़ा बना लेते हैं, ये जो बीच का क्षेत्र है यही कहलाता है स्थैतिक वाताग्र। इसी में लिख देते हैं, ये बन गया स्थैतिक वाताग्र। ये स्थैतिक वाताग्र है। स्थैतिक क्यों हो गया? क्योंकि ठंडी और गर्म वायु राशि टकराने के बाद इसमें संचरण इस तरह से शुरू हो जाएगा, समानांतर संचरण होने लगेगा। समानांतर संचरण क्यों होगा? क्योंकि दोनों वायु राशियों के घनत्व में अंतर है, आर्द्रता, एनर्जी, भौतिक गुण में अंतर है, इसलिए मिश्रण नहीं हो पाएगा। वायु कुचालक होता है, आपको याद रखना पड़ेगा, वायु कुचालक होता है। और वायु में ऊष्मा और आर्द्रता का विनिमय सरलता पूर्वक नहीं होता है, कोई न कोई उसका बड़ा ही जटिल क्रियाविधि बनता है। वही जटिल क्रियाविधि साइक्लोनिक रूप में सामने आएगा। तो वार्म एयर और कोल्ड एयर दोनों टकराया। अभी बताओ कि OX, जो हमने OX दिखाया है, यहां पर X लिख देते हैं, ये X है हमारा, ये O है हमारा, ये Y है हमारा। तो मुझे ये बता दो कि जो XO है, यहां पर कौन सी वायु ज्यादा सक्रिय होगी, पछुआ या ध्रुवीय पूर्वा? बता दो बस। XO पर गर्म वायु सक्रिय होगी या ठंडी वायु? ध्रुवीय पूर्वा कोल्ड एयर सक्रिय होगी। सबका लगभग सही आ रहा है उत्तर, सिर्फ एक का आ गया है गड़बड़। सबका सही आ रहा है, सबका सही आ रहा है। आशीष पूछ लो। देखो, आपको समझना है कि ये जो वायु है, इसका फोर्स इस दिशा में लग रहा है ना, ये इसका फोर्स ऐसे लग रहा है। और ये जो नीचे का वायु है, इसका ज्यादा फोर्स पूर्व की तरफ लग रहा है, ये इधर फोर्स ज्यादा लग रहा है। पीला वाले से हम फोर्स दिखा रहे हैं। तो यहां पर कोल्ड एयर एक्टिव है,
कोल्ड एयर सक्रिय है और यहां पर गर्म एयर सक्रिय है। यही तुम्हारा स्टेज 1 है जिसमें स्थैतिक वाताग्र बनता है। समझिए। अब यहां तुमको दिखाते हैं, इस तरह से 2 बॉक्स ले लो। समझने का सबसे अच्छा तरीका यही है। यहां मान लेते हैं कि इसमें ये पछुआ है, वार्म एयर है, W वार्म एयर है, ये कोल्ड एयर है, पूर्वा है। तो अभी जो पहला स्टेज है उसमें इस तरह से समानांतर संचरण बनेगा धरातल पर, और ऊपर में भी तो वार्म एयर है और कोल्ड एयर है, क्योंकि वायु राशि तो क्षोभ सीमा तक होती है, याद है ना। तो ऊपर में भी इंटरेक्शन हो रहा है, तो ऊपर में भी इसी तरह से एयर का फ्लो बन जाएगा। ये आकर के इधर इस तरह से फ्लो बन जाता है। अब यहीं ऊपर में बनना है, ये स्थैतिक तरंग है। यहां बन रहा है स्थैतिक तरंग, और नीचे में बन रहा है, जो नीचे में बन रहा है ये बन रहा है स्थैतिक वाताग्र। अब आगे जाकर के इसी में बनेगा रोसबी वेव, इसी में रोसबी वेव बनना है। और नीचे जो स्थैतिक वाताग्र है इसमें क्या बनना है, चक्रवात। ऊपर में रोसबी वेव, नीचे चक्रवात। वायु राशियों के अंतर संबंध से एक साथ 2 परिघटनाएं। चूंकि ग्राउंड पर फ्रिक्शन ज्यादा है इसलिए चक्रवात थोड़े समय के बाद दिखना शुरू होता है, और ऊपरी वायु में फ्रिक्शन कम है इसलिए ऊपरी वायु में प्रक्रियाएं जल्दी शुरू हो जाती हैं फ्रिक्शन कम होने के कारण। तो पहले चक्रवात बनने के पूर्व ही रोसबी तरंग जैसा प्रकट हो जाता है। किसी भी किताब में आपको कुछ नहीं समझ में आने वाला है, कुछ नहीं मिलने वाला है। जीएस के स्टूडेंट हो, मालूम है मुझे, तो ऑब्वियसली जो ऑप्शनल में हम पढ़ाते हैं उसका 30-40% भी आपके लिए बहुत होगा, और वही प्रयास किया जा रहा है। नहीं तो ऑप्शनल में तो हम एक्सिस ऑफ डायलेशन और डायलेटरी मोशन फिजिक्स लाते हैं, तब जाकर के फिजिक्स वाले बच्चे समझ जाते हैं इसको। लेकिन आपके लिए आवश्यक जितना है उतना ही आपको दिया जा रहा है, ताकि हर मन को ग्राह्य हो। ओके, इस डायग्राम को अगर बना लिया तो हम दूसरे पेज में चलते हैं। अगर डायग्राम बना लिया तो मुझे अनुमति दो, दूसरे पेज में चलें। आशीष तो मेरे जान के पीछे पड़ा हुआ है। आप अकेले क्यों रहते हो? सिंगल क्यों हो? अरे भाई, हम में बहुत सारी कमियां हैं। बात खत्म करो, इतना एसएमएस क्यों लिख रहे हो? चलो बनाओ, वेट कर रहे हैं। शादी का कोई डिसएडवांटेज नहीं है। शादी एक संस्था है जिसके कारण सब कुछ चल रहा है।
चलो ओके, स्टेज 2 में आओ। स्टेज 2 में ये हमारा x था, ये हमारा y था, ये हमारा O था, अगर आपको याद हो। अब यहां पर ठंडी वायु सक्रिय थी, तो क्या होगा कि जो XO है वो नीचे की तरफ ऐसे झुक जाएगा, ये इस तरह से मुड़ जाएगा, क्योंकि यहां पर कोल्ड एयर एक्टिव है। तो यहां भी देखो, अब कोल्ड एयर इधर घुस गया है, कोल्ड एयर यहां तक घुस गया है, समझ गए। और ये जो लाइन है, ये जो लाइन है यहां पर धरातल पर, ये भी नीचे की तरफ ही ऐसे आएगा, नीचे की तरफ आएगा। क्यों आएगा? इस तरह से आएगा, ये ध्रुवीय एयर इस तरह से आ रहा है, क्योंकि धरातल पर तो कोल्ड ही एयर रहना है ना, यहां भी कोल्ड एयर है, यहां भी कूल एयर है, और गर्म वायु ये है, ये है हमारा गर्म वायु का सेक्टर। अब देखिए ध्यान से, चूंकि इस भाग में कोल्ड एयर सक्रिय है, तो ये बनेगा, यहां बनने लगेगा कोल्ड फ्रंट, ये शीत वाताग्र जनन शुरू हो जाएगा। और यहां पर इस भाग में वार्म एयर एक्टिव है, तो यहां बनेगा वार्म फ्रंट, और O है, ये बन जाएगा केंद्र। तो इस तरह की दशा बन जाती है। और ये जो लाइन है एक्स वाई ना, ये x अब यहां आ गया है, y यहां पर आ गया है, और ये तो खत्म हो रहा है, ये लाइन तो अब खत्म हो जाएगा ना, ये तो हमने समझने के लिए आपके बना दिया। ये लाइन खत्म हो जाएगा। इस तरह से सेकेंड स्टेज में दशाएं बनेंगी। और ऊपर में जो ऐसे स्थैतिक बन रहा था, स्थैतिक तरंग बन रहा था, ये तरंग भी अब इधर कोल्ड इधर पुश हुआ है, तो ये भी कोल्ड और वार्म इधर, ये भी इस तरह से बन जाएगी। और ऊपर में देखो ये रॉसबी वेव बन गया है, ऊपर में रॉसबी वेव बन गया है। ये पहले स्थैतिक था, स्थैतिक तरंग था, अब ये बन गया है रॉसबी तरंग। थोड़ा सा क्लैरिटी के लिए, इस तरह से रॉसबी तरंग बन गया है, जो स्थैतिक था वो अब रॉसबी तरंग बन गया है। चाहो तो समदाब रेखाओं को भी दिखा सकते हो। जैसे अगर दाब को दिखाना होगा तो यहां पर ये समदाब रेखा 1 0 2 0, ये 1 0 1 0 समदाब रेखा ऐसे दिखेगा। यहाँ पे 990 का समदाब रेखा है, 1 0 1 0 समदाब रेखा, 1 0 2 0 समदाब रेखा। यहाँ पे हाई प्रेशर है ना, तो हाई से थोड़ा लो, उससे लो, यहाँ पे सबसे ज्यादा लो 990, फिर हाई, फिर उससे भी हाई, फिर उससे हाई। समदाब रेखाओं का वितरण भी शो कर दो, पहले डायग्राम में जाकर के मॉडिफाई करो। और हम प्रॉमिस कर रहे हैं समझ में आएगा, फंसोगे नहीं, धीरे धीरे करके ही बात समझ में आती है। बहुत सारा विषय ऐसा जटिल होता है जो कि पहली बार में समझ में नहीं आना है, इसलिए थोड़ा सा धैर्य के साथ काम करते रहो, 10 मिनट बाद समझ जाओगे।
और जब OX नीचे मुड़ जाएगी तो समदाब रेखाएं भी मुड़ जाएंगी, दोनों तरफ समदाब रेखा ऐसे मुड़ जाएगा, जो हम आगे दिखाते हैं आपको, दोनों तरफ समदाब रेखाएं मुड़ेंगी। अब इसमें हम अगर समदाब रेखाओं को दिखाना चाहें तो समदाब रेखाएं इस तरह से मुड़ चुकी हैं, इस तरह से समदाब रेखाएं मुड़ चुकी है। ये रोजरी वेव ऊपर में है, समदाब रेखाएं नीचे धरातल पर हैं। यहां पर 990 का है, यहां 1010 है, ये 1020 है। समदाब रेखाएं इस तरह से मुड़ गई हैं। हम अभी भी कह रहे हैं घबराना कोई मत, बस बनाते रहो। सारा कंसंट्रेशन यही है, कंसंट्रेशन बस बनाए रखो। तो ये दूसरा हो गया स्टेज। तीसरे स्टेज में आओगे तो दूसरे वाले का ही थोड़ा परफेक्शन से दिखाना होता है और कुछ नहीं है। ये देखो, ये पूरी तरह से चक्रवात समदाब रेखा यही है, 1010 100, यहां 990, और इस तरह से ये ठंडी हवाएं अंदर की तरफ प्रवेश कर रही हैं और ये गर्म वायु यहां पर है। तो ये है कोल्ड फ्रंट, ये है वार्म फ्रंट, ये है कूल सेक्टर। ये इसका बाह्य वलय ले लेते हैं एक और। इस तरह से वायु अंदर प्रवेश कर रहा है। कोल्ड फ्रंट, वार्म फ्रंट। कोल्ड फ्रंट का सिंबल इस तरह से यूज किया जाता है और वार्म फ्रंट को इस तरह से दिखाया जाता है। कोल्ड फ्रंट का ढाल तीव्र होता है ना, इसलिए कोल्ड फ्रंट को इस तरह से त्रिभुज उच्च ढाल के रूप में इसको दिखाया जाता है। और ये तुम्हारा वार्म फ्रंट है, मंद ढाल वाला। तो ये कूल सेक्टर, ये है वार्म सेक्टर, और ये है कोल्ड सेक्टर। इस तरह से, और इस चक्रवात को फिर पछुआ पवन इस तरह से धक्का देगी और ये चक्रवात इस तरह से किसी प्रदेश के ऊपर में जाने लगता है। अब इस चक्रवात में वर्षा कहां होगी? जहां भी हम डॉट्स दे रहे हैं वो सब वर्षा का क्षेत्र है। ये सब क्या है? ये सब सघन वर्षा का यहां पर क्षेत्र है। केंद्र में सबसे ज्यादा वर्षा ही केंद्र में है। और दोनों वाताग्रीय क्षेत्र में भी वर्षा होती है। आपने कल ही सीखा है कि वाताग्रीय क्षेत्र में वर्षा होती है और ये साइक्लोन इस तरह से मूव करने लगता है। ये पूरा ही कोल्ड एयर है, ये सब कोल्ड है। वार्म तो सिर्फ यहां पे है, ये सब कोल्ड है ग्राउंड पे। दोनों तरफ से कोल्ड एयर घूम रहा है और ग्राउंड पे ये। इस डायग्राम को बनाओ, फिर एक डायग्राम और। OY नीचे की ओर इसलिए टर्न कर रहा है क्योंकि वहां पे ठंडी वायु पुश कर रही है। ध्रुवीय पूर्वा वहां पर उसको पुश कर रही है और गर्म वायु तो ऊपर उठ जाएगी। OX ज्यादा टर्न होगा OY के कंपैरिजन में, बिल्कुल सही है।
विजेंद्र, आसिफ ऑटोबायोग्राफी लिखा जाएगा, लिख रहे हैं। बुक में तो अजीब सा लगता ही है। और ये पूरा चक्रवात जब चलता है तो यहां पे एक थोड़ा सा लिख लो, लिखो समशीतोष्ण चक्रवात से संबंधित मौसम। थैंक यू ऋतुराज। लिखो संबंधित मौसम में, लिखो सर्वप्रथम कूल सेक्टर का प्रवेश होगा। सबसे पहले तो कूल सेक्टर जाएगा। मान लो ये चक्रवात लंदन के ऊपर प्रवेश कर रही है, तो चक्रवात के प्रवेश करते ही सबसे पहले क्या जाएगा? कूल सेक्टर आ जाएगा। कूल सेक्टर आते ही क्या होगा? दाब में वृद्धि, ताप में कमी, दाब में वृद्धि, ताप में कमी, वर्षाहीनता, स्वच्छ आसमान, यही सब रहेगा। जहां भी ठंडी वायु देखो, स्वच्छ आसमान, बादल का अभाव, उच्च दाब, अपने आप ही लिखना शुरू कर दो। वर्षाहीनता, उच्च दाब होते ही वर्षाहीनता, सभी साइक्लोन में आईज नहीं होता है, इसमें आई नहीं होता है, तो केंद्र है लेकिन इसको आई नहीं कहते हैं। फिर लिखो दूसरा क्या होगा? लंदन में पहला तो कूल सेक्टर आएगा, दूसरा क्या होगा? वार्म फ्रंट एवं संबंधित मौसम, यही होगा ना। कूल सेक्टर के निकलते ही वार्म फ्रंट आ गया, तो वार्म फ्रंट एवं संबंधित मौसम। यहां पर मूसलाधार वर्षा। वार्म फ्रंट में कौन सा बादल होता है? लिख करके भेजो मुझे।
मूसलाधार वर्षा। वार्म फ्रंट में ढाल मंद है तो गर्म वायु का क्षैतिज विस्तार ज्यादा होता है, इसलिए वर्षक स्तरीय मेघ बनते हैं जो दीर्घकालिक और बड़े क्षेत्रफल पर वर्षा करती है। पहले भी पढ़ाया हुआ है। तो ये होगा वार्म फ्रंट एवं वार्म फ्रंट से संबंधित वर्षा यहां पे होगी। उसके बाद है, लिखो तीसरा क्या होगा, वार्म सेक्टर। वार्म सेक्टर से संबंधित मौसम। तो ये तो पछुआ का क्षेत्र है, साइक्लोन के अंदर में बना हुआ। गर्म वायु है तो लिखो तापमान में वृद्धि, दाब में कमी, पछुआ पवने। चक्रवात में अगर आप देखोगे तो पवन की दिशा भी बदलती जा रही है हर बार। फिर है वार्म सेक्टर के बाद लिखो कोल्ड फ्रंट एवं मौसम। क्या लिखा, कोल्ड फ्रंट एंड वेदर। कोल्ड फ्रंट में ढाल तीव्र होता है, लंबवत बादल बनेंगे, यानी कपासी वर्षक मेघ बनते हैं। कपासी वर्षक मेघ बनते हैं। समझ गए। पांचवा लिखो कोल्ड सेक्टर। यहां शीतलहर चलेगी, दाब में वृद्धि, ताप में कमी। वायु दिशा देखोगे ध्यान से तो ध्रुवीय पूर्वा की दिशा यहां बदल चुकी है और अब ये उत्तर पश्चिम से आ रही है या उत्तर से। तो पवन दिशा उत्तर या उत्तर पश्चिम। और अगर ध्यान से समझना चाहो तो लंदन के ऊपर में सिर्फ वर्षा ही नहीं हो रही है, कभी गर्म कभी ठंडा, कभी वर्षा, कभी मूसलाधार, कभी बिजली चमक रहा है और वायु की दिशा भी निरंतर बदल रही है। वार्म सेक्टर में दक्षिण पश्चिम है तो कोल्ड सेक्टर में नॉर्थ वेस्ट हो गया। तो चक्रवात जहां भी प्रकट होगा, जहां भी जाएगा, वहां पर त्वरित मौसमी परिवर्तन उत्पन्न करता है। सीक्वेंशियल वेदर है, अनुक्रमित मौसम आएगा। एकदम से मालूम है कि कूल सेक्टर आएगा, फिर ये फ्रंट आएगा, फिर वार्म सेक्टर आएगा, फिर कोल्ड फ्रंट आएगा, फिर कोल्ड सेक्टर आएगा, एकदम सीक्वेंस में मिलेगा। कई बार तो लगता है कि हम यूरोप में पढ़ा रहे होते तो बच्चे वहां ज्यादा समझ रहे होते, क्योंकि ये वायु राशि और इस तरह का जो चैप्टर है वो भारतीयों के लिए नहीं है। हमारे यहां समशीतोष्ण चक्रवात नहीं आता है, पछुआ विक्षोभ के रूप में आता है कभी कभी।
और लास्ट स्टेज क्या है? लास्ट स्टेज में क्या होगा कि दोनों रेखाएं मिल जाएंगी। ये O था, ये X था, ये Y था। ये दोनों तरफ से जो वायु आ रही थी यहां इस तरह से मिल जाएगी और समदाब रेखाएं कुछ इस तरह से बन जाएंगी। तो ये ऐसे होगा। इस तरह से ये वारमेयर है यहां पर, और ये हमारा कोल्ड था। ये तो हमारा O था ही केंद्र। तो इस तरह से यही अधिविष्ट है। अधिविष्टता में देखो क्या होता है कि इधर से जा रहा है, मान लो गर्म वायु, ये गर्म वायु है। ध्यान से देखो, यहां से आ रही है कोल्ड एयर। तो दोनों टकराने के बाद कोल्ड एयर धीरे धीरे नीचे इसके प्रवेश करने लगती है ना, और गर्म वायु ऊपर की ओर। ये कोल्ड एयर धीरे धीरे नीचे प्रवेश कर जाती है और गर्म वायु को ऊपर उठाती है। तो गर्म वायु ऊपर में इस तरह से ये वार्म एयर फैलते हुए इधर चली जाती है और कोल्ड एयर के इधर जाके लटकने लगती है। ये वार्म एयर है, ये कोल्ड एयर है। ठंडी वायु नीचे, गर्म वायु उसके ऊपर, और जाके ठंडी वायु के पीछे लटक जाती है। ये मिश्रण हो रहा है और अंत में ये इधर जाकर के ठंडी हो जाएगी, ये ठंडी वाली इधर आकर के गर्म हो जाएगी। मिश्रण खत्म हो जाता है, चक्रवात हनन हो जाता है। इस डायग्राम को बनाओ और अब तुमको डेमोन्स्ट्रेशन से समझाते हैं। ओके, सब लोग सतर्क हो जाओ। चक्रवात को बिल्कुल प्रारंभ से समझते हैं। मुझे मालूम है कि बहुत सारे स्टूडेंट थोड़े कंफ्यूज से बैठे हुए होंगे। हम आपके जानते हैं, आपके आत्मा को जानते हैं, यहीं से समझ में आ रहा है। इसलिए हम 10 मिनट का टाइम और स्पेंड करेंगे चक्रवात को समझाने के लिए। बस तुम्हारा सहयोग चाहिए और आपको ये समझना होगा कि भाई पिछली बातों को अगर याद नहीं रख सकते हैं तो आगे विषय ज्योग्राफी में कठिन हो जाता है। अगर पिछली बातें याद हैं तो बहुत ही आनंद आता है और रोज नया कुछ सीखने को मिलता है। चलो ये बताओ, मान लो ये हमारा हाथ है, ये है हमारा हेड, क्या है, मुंडी। ये मुंडी O है और ये इधर राइट हैंड में X है, लेफ्ट में Y है। ये हम हैं भैया 60 डिग्री। ध्यान से देखो, हम 60 डिग्री के अक्षांश पे खड़े हैं। ये हमारा O है, ये हमारा X है, ये हमारा Y है ना। पीछे से कौन सी वायु आ रही है? पीछे से वायु आ रही है ध्रुवीय पूर्वा, ठंडी, है ना। तो ध्रुवीय पूर्वा OX हमारे राइट हैंड साइड पे ज्यादा एक्टिव है और जो पछुआ है वो हमारे OY पर एक्टिव है। ऐसे देखो, हमारे इस लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हाथ पे पछुआ एक्टिव है, इधर ठंडी वायु एक्टिव है। अब दोनों तरफ से वायु राशियां आकर के, हमारे पीछे भी ठंडी वायु है, आप हमारे आगे गर्म वायु है, दोनों टकराई इस रेखा पर। अब साइक्लोन बनना है तो पहले तो दोनों जब टकराएगा तो धरातल पर दोनों में से कोई एक दूसरे में घुस नहीं पाएगा, समझे।
तो जब दोनों एक दूसरे में घुस नहीं पाएगा तो टकराने के बाद दोनों समानांतर बह जाएगा, एक दूसरे के समानांतर बहेगा। वायु है, फ्लूइड है, फ्लूइड में तो मोशन होगा ही होगा, तरल में तो मोशन होगा, तो टकरा के रुकेगा तो नहीं, वो समानांतर चलने लगता है। अब जो वायु राशियां हैं वो सिर्फ धरातल पे नहीं है, क्षोभ सीमा तक फैली हुई हैं। यही बहुत लोगों को समझ में नहीं आता है किताब देख करके, कि जब क्षोभ सीमा तक फैली हुई हैं तो ऊपर भी समानांतर संचरण बन रहा है ना, और ऊपर में कोरियोलिस ज्यादा है तो ऊपर में संचरण पछुआ हो जाता है, और नीचे धरातल पर दो दिशाओं में धीरे धीरे संचरण होने लगेगा। जिधर ठंडी वायु एक्टिव है वो ठंडी वायु को घसीट के ले जाएगी, गर्म वायु एक्टिव है वो गर्म वायु को लेकर के जाएगी। तो ये दोनों तरफ जब वायु जाने लगेगी तो ओ पर क्या होगा कि निम्न दाब बनने लगेगा, और ऊपर में पछुआ जैसा संचरण कायम हो गया। नीचे में धरातल पर निम्न दाब का है कि एक ओ पॉइंट से वायु दोनों तरफ जा रही है, वहां से वायु का विस्थापन हो रहा है। अब देखो, स्थैतिक वाताग्र में कोई निम्न दाब केंद्र नहीं बनता है, हमने आगे का बता दिया आपको कि यहां से वायु विस्थापित हो रही है। अब क्या होगा कि स्टेज 2 में चलो कि OX पर ठंडी वायु एक्टिव है, तो ये ऐसे लाइन हाथ घूम गया, पीछे से धक्का लगा तो ये स्थैतिक दशा था, ऐसे धीरे धीरे घूम गया। और OY पर भी ठंडी वायु एक्टिव नहीं है, OY पे ठंडी वायु एक्टिव नहीं है, गर्म वायु एक्टिव है, लेकिन गर्म वायु तो एक्टिव होकर ऊपर जाएगी ना, धरातल पर तो ठंडी वायु को ही खिसकना है, तो OX जो है वो ज्यादा खिसकेगा ठंडी वायु के सक्रियता के कारण, और OY यहां भी ठंडी वायु धरातल पर ही चलेगी तो ये भी थोड़ा सा खिसकेगा। तो दोनों रेखा ऐसे आ जाता है और V आकृति का OX OY ऐसे V आकृति का साइक्लोन बनना शुरू हो जाता है। समझ में आया? अब नीचे में इस तरह से मिश्रण शुरू होगा तो ऊपर में भी ठंडी वायु पुश करती है, गर्म वायु पुश करती है, तो ऊपर में भी रोसबी तरंग बन जाएगा। ठंडी वायु नीचे की तरफ दबाया तो नीचे गर्त बन गया रोसबी तरंग का, गर्म वायु और ऊपर उठाया तो उसका श्रृंग बन गया। तो रोसबी तरंग का गर्त ठंडी वायु के आक्रमण से और श्रृंग गर्म वायु के आक्रमण से ऊपर में रोसबी तरंग बन गया, तो ऊपर में रोसबी तरंग बन गया, और नीचे में क्या ये बना, ये साइक्लोनिक वेव बन रहा है। जो इस तरह से V आकृति का बना, ये साइक्लोनिक वेव है, यानी धरातल के साइक्लोनिक वेव का ऊपर के रोसबी वेव से संबंध है। पहले रोसबी प्रकट होता है क्योंकि ऊपर में फ्रिक्शन कम है, तो ऊपर में क्रियाविधियां जल्दी शुरू हो जाएंगी मिश्रण की, और धरातलीय मिश्रण थोड़ा लेट शुरू होगा, 24 घंटे का विलंब रहता है। ये दूसरा स्टेज था हमारा। अब यहां देखो दूसरे स्टेज में क्या हो रहा है कि दोनों रेखाएं ऐसे, दोनों OX OY इस तरह से आ गया, तो गर्म वायु ऊपर चढ़ रही है। अब गर्म वायु ऊपर चढ़ करके O केंद्र के ऊपर घूमना शुरू कर दी। अब नीचे में क्या हो रहा है, थर्ड स्टेज, नीचे में क्या हो रहा है कि ठंडी वायु लगातार सर्कुलर मोशन में घूम रही है, ठंडी वायु ऐसे घूम रही है, और ऊपर में गर्म वायु चक्कर काटना शुरू कर दी। अब नीचे ठंडी वायु, ऊपर में गर्म वायु, ये चक्रवात बना कि नहीं? यही चक्रवात बन रहा है जो बहुत विशाल होता है। चक्रवात मतलब विनाश नहीं होता है। समशीतोष्ण चक्रवात तो बहुत ही विशाल तंत्र है, मौसमी तंत्र है, सुहावना मौसम होता है, रिमझिम बारिश होती है, मूसलाधार, कभी गर्जन चमक, मौसम बदलते रहता है इसके अंदर पे। इसमें कोई तूफान, कोई इस तरह की कल्पना मत करो, क्योंकि चक्रवात कहते ही लोग उष्णकटिबंधीय चक्रवात सोचने लगते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवात बिल्कुल अलग है। कल मैंने इसीलिए पहले तुलना करवा दिया था ताकि आपके समझ में आ जाए। तो ये है हमारा पूरा फॉर्मेशन। अब देखो ध्यान से, ये OX और OY दोनों धीरे धीरे करके, इसमें OX में क्या बना, शीत वाताग्र, OY में क्या बना, गर्म वाताग्र। जहां जो एक्टिव है अपना वाताग्र बनाएगा, दोनों में वर्षा शुरू हो गई, गर्म वायु ऊपर घूम रही है। अब ये धीरे धीरे दोनों आकर के आपस में जुड़ जाएगा। तो ये जो ऐसे आकर के जुड़ गया तो पीछे का ठंडी वायु सब आगे और गर्म वायु ऊपर चढ़ करके पीछे, यही अधिविष्टता की दशा है। और इसके बाद चक्रवात का अंत हो जाता है। 7 से 8 दिन तक ये चक्रवात काम करेगा। उसके बाद चक्रवात हनन की यही दशा होती है। चलो आज के लिए इतना ही। वीडियो को 2-3 बार देखो, शायद समझ में आए बेहतर। ओके, चलो बाय, टेक केयर। कल मिलते हैं जब भी क्लास से मिलेंगे।